तो मूवी स्टार्ट होता है 1994 शेडी साइड मॉल से, जहाँ पे हमें एक लड़की जिसका नाम है हैदर काम करते हुए दिखती है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ का टेलीफोन रिंग करने लगता है, जिसे पिक करते ही दूसरी तरफ हैदर का फ्रेंड रायन होता है, जो उसी मॉल पर काम करता है। और फिर बात करते करते ही फ़ोन कॉल अचानक से कट हो जाता है। तो हैदर रायन को बुलाते हुए बाहर निकलती है कि तभी पीछे से रायन आकर हैदर को डरा देता है। खैर, तो मॉल बंद करने का वक्त था, तो अब ये दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो हैदर बुक्स को शेल्फ पर रख रही होती है, लेकिन कुछ बुक्स गिरने लगते हैं, जिसे हैदर वापस रखने जाती है कि तभी अचानक से स्कल मास्क लगाया हुआ एक आदमी उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह हैदर अपने आप को बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर भी स्कल मास्क वाला हैदर को एक नाइफ से स्टैब कर देता है और फिर उसे मार देता है। लेकिन ये देखने को मिलता है कि स्कल मास्क वाला कोई और नहीं रायन होता है कि तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर रायन को गोली मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक लड़की जिसका नाम है डीना, जो अपने भाई को बुला रही होती है, जो कि है जॉश, जो ऊपर कमरे में अपने लैपटॉप से किसी क्वीन ऑफ डार्कनेस से कल रात के मॉल के इंसिडेंट के बारे में चैट कर रहा था और किसी सेराफियर विच के बारे में भी चैट कर रहा था कि तभी डीना कमरे में आकर जॉश को स्कूल जाने के लिए गाड़ी में बैठने को बोलती है। और फिर ये दोनों स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर डीना को अपने फ्रेंड्स केट और सैमुअल मिलते हैं, जो स्कूल में ड्रग्स बेचते हैं। खैर, तो अब ये सभी रात के फुटबॉल मैच के लिए सनीवेल चले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही हमें डीना की एक्स गर्लफ्रेंड सैम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अब सनीवेल में रहती है और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है पीटर। इसी बात पर डीना और सैम के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही होती है और दूसरी तरफ शेडी साइडर्स और सनीवेल के प्लेयर्स के बीच लड़ाई हो जाता है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद शेडी साइडर्स घर वापस लौट रहे थे कि पीछे से पीटर और उसके फ्रेंड्स कार में आकर बस के पीछे बियर कैन फेंकने लगते हैं और डीना बस से सैम को कार में बैठी देखती है, जिसे देखते ही डीना गुस्से में आकर बस में रखे पानी की टंकी कार पर दे मारती है, जिससे कार का एक पेड़ से टक्कर हो जाता है, लेकिन सभी ठीक होते हैं। खैर, तो डीना और सैमुअल सैम को देखने के लिए कार के पास जाते हैं, जहां सैम के नाक से खून निकल रहा होता है और उसे किसी लेडी के विजन्स आने लगते हैं और ये सैमुअल पर खून की उल्टी कर देती है। तो कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है, जो उनसे एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट इसे एक एक्सीडेंट ही कहते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर निक को डीना पर शक होता है और पुलिस ऑफिसर निक अपना नंबर डीना को देकर कहता है कि अगर कुछ याद आए तो कॉल करना। खैर, तो ये सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। डीना घर पहुंचते ही सैम को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी डोरबेल रिंग करने लगता है। दरवाज़ा खोलते ही कुछ दूरी में स्कल मास्क लगाया हुआ एक आदमी खड़ा होता है। डीना को लगता है कि ये पीटर है कि तभी ये कैट को कॉल करती है, जो पड़ोस में ही सैमुअल के साथ बेबी सिटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ कॉल रखते ही केट और सैमुअल को लगता है कि घर में कोई और भी है, जिसे देखने जाने पर वहाँ पर स्कल मास्क वाला होता है, जो वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। स्कल मास्क वाला आदमी केट को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। खैर, तो इन सबको लगता है कि ये पीटर ही है, तो ये सभी चले जाते हैं पीटर को ढूंढने हॉस्पिटल, जहाँ पर सैम होती है। तो हॉस्पिटल पहुँचते ही डीना सैम के पास जाती है और उसे पीटर के बारे में कहती है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है। और फिर पीटर भी वहाँ आ जाता है और इन सब में बहस शुरू हो जाती है कि तभी पीछे से स्कल मास्क वाला पीटर को नाइफ से स्टैब कर देता है और ये सब देखते ही सैम और डीना वहाँ से भागने लगते हैं। स्कल मास्क वाले को सैम और डीना के पीछे भागते देख बाकी तीन भी वहाँ से भागने लगते हैं। स्कल मास्क वाले ने वहाँ पर एक नर्स को भी मार दिया होता है। अब सैम और डीना एक टेबल के पीछे छुपे होते हैं, लेकिन स्कल मास्क वाला उन्हें देख लेता है और वो सैम पर हमला कर देता है। तो डीना भी स्कल मास्क वाले पर हमला कर देखती है कि वो स्कल मास्क वाला कोई और नहीं रायन होता है, वही रायन जिसने हैदर को मारा था और रायन की भी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। ये देखते ही डीना और सैम वहाँ से भागने लगते हैं और एम्बुलेंस लेकर ये पांचों वहाँ से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुँचते ही सैम और डीना पुलिस ऑफिसर निक को कहते हैं कि स्कल मास्क वाला रायन ही है, लेकिन पुलिस ऑफिसर निक इनकी बात नहीं मानता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के मुताबिक रायन मर चुका है। कि तभी एक इमरजेंसी कॉल हॉस्पिटल से आता है और पुलिस ऑफिसर निक हॉस्पिटल चला जाता है और किसी तरह डीना एक पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर उसका गन लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केट, सैमुअल और जॉश पुलिस स्टेशन के बाहर होते हैं कि सैमुअल हल्का होने के लिए साइड पे जाता है और थोड़ी दूर पे उसे एक लड़की गाना गाते हुए सड़क पर बैठी दिखती है। सैमुअल जब उसके सामने जाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट है और तभी अचानक से वो लड़की एक रेजर ब्लेड से सैमुअल पर हमला कर देती है।
लेकिन तभी डीना उस लड़की को पीछे से गोली मार देती है, लेकिन उसके चिखाव खुद ब खुद ही ठीक होने लगते हैं। ये देखते ही सब वहाँ से सीधा डीना के घर भाग जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही सैमुअल सबको बताता है कि वो लड़की रेजर ब्लेड से अपना हाथ काट रही थी। ये सुनते ही जॉश कहता है कि कहीं वो कोई गाना तो नहीं गा रही थी, जिस पर सैमुअल कहता है कि हाँ, वो कोई पुराना गाना गा रही थी। तभी जॉश अपना रिसर्च निकालता है और सबको बताता है कि वो थी रूबी लेन, जिसने 30 साल पहले 1965 में गाना गाते गाते अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया और अपने फ्रेंड्स को भी मार कर अपना हाथ काट कर मर गई। फिर जॉश शेडी साइड किलर्स के बारे में बताता है कि 1978 में एक मास्क लगाए हुए आदमी ने कैंप नाइट में बच्चों को मार डाला, और 1950 में एक दूध वाला जिसका नाम था हैरी रूवर, जिसने बहुत सारे हाउसवाइफ्स को मार डाला। और ऐसे ही 1935 में हम्प्टी डम्प्टी किलर, 1922 में बिली बार्कर, 1904 में ग्रिफ्टर गट्स गर्ल्स, और उनमें से एक था प्रीस्ट साइरस मिलर, जो 1666 का किलर था, जो बच्चों को मारकर उनके आंख निकाल लेता था। इसी को पहला किलर माना जाता है। इन सब बातों को सुनकर सैम किचन में जाकर खून की उल्टी करने लगती है और पीछे से डीना आती है और ये आपस में बात करने लगते हैं, और बाकी तीन लगे हैं मीटिंग करने, जहाँ ये जॉश कहता है कि ये सब सैरा फेयर करवा रही है। ये कहता है कि 1666 में सैरा फेयर को काले जादू के लिए फांसी लगा दिया गया था। तभी से वो शेडी साइडर्स के लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें पोजेस करती है। और तभी सैम आती है और बोलती है जॉश सही कह रहा है, क्योंकि कल रात को एक्सीडेंट के समय उसे सैरा फेयर के विजन्स आए थे। और फिर ये सब चले जाते हैं एक्सीडेंट साइट पे, जहाँ पर सैम को विजन्स आए थे, और फिर वहाँ पर उन्हें मिलता है सैरा फेयर के बोन्स जो बंधे हुए थे चैन से। और फिर इन्हें लगता है कि इनके पीछे किलर्स इसलिए लगे हैं क्योंकि सैम से गलती से सैरा फेयर के कब्र ख़राब हो गई थी। और फिर ये सब कब्र को ठीक करने लगते हैं कि तभी सैम के नाक से फिर से खून निकलने लगता है, और खून जाकर सैरा फेयर के बोन से लग जाता है। और फिर से सैम को विजन्स आने लगते हैं कि तभी एक नया किलर जो कुल्हाड़ी लेकर सैम की तरफ दौड़ता है, लेकिन डीना सैम को धक्का देकर बचा लेती है, और ये सब एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इन्हें पता चलता है कि ये किलर्स सिर्फ सैम के पीछे पड़े हैं, क्योंकि स्कल मास वाला भी डीना के घर इसलिए आया था क्योंकि सैम का खून डीना के जूतों पे लग चुका था। और फिर ये सब चले जाते हैं स्कूल, जहाँ पर ये सब फ्रेश होकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें सैम के खून को एक बकेट में पानी के साथ मिलाकर वो वॉशरूम तक खून को फैला देते हैं। और फिर प्लान के मुताबिक तीनों किलर्स रूबी लेन, स्कल मास्क किलर और कुल्हाड़ी वाला खून का पीछा करते करते वॉशरूम पहुंच जाता है। और फिर ये सब वॉशरूम के दरवाजे को लॉक करके वॉशरूम में आग लगा देते हैं जहाँ पर ये तीनों किलर्स है। और फिर वॉशरूम में ब्लास्ट होता है जिससे किलर्स के चीतरे चीतरे उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि किलर्स के बॉडी के टुकड़े फिर से जुड़ने लगते हैं। और फिर ये सब क्लासरूम में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर केट कहती है कि हम किलर्स को नहीं रोक सकते हैं, जब तक सैम जिंदा है तब तक ये हमारा पीछा करते रहेंगे। इन सब को रोकने का एक ही तरीका है कि सैम को मरना पड़ेगा। तभी सैम कहती है कि केट सही कह रही है, ये किलर्स मेरे पीछे आ रहे हैं, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक ये हमारा पीछा करते रहेंगे। और फिर सैम क्लासरूम के बाहर हॉल में चली जाती है, जहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर किलर सैम की तरफ दौड़ता है। तभी जॉश को क्लासरूम में पड़े एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि सैम को बचाने का एक रास्ता है, कि तभी ये लोग सैम को वापस क्लासरूम में अंदर ले आते हैं। और फिर जॉश कहता है कि सी बर्मन हमें बचा सकती है, क्योंकि स्कैम 9 विंग 1978 के इंसिडेंट में एक शेडी साइडर बच गई थी, जो ये बोल रही थी कि उसे विच के विजन्स आ रहे थे। तो अगर वो बच गई तो सैम के बचने का भी कोई ना कोई रास्ता होगा। और फिर डीना सी बर्मन के एड्रेस में कॉल करती है, पर कोई कॉल नहीं उठाता है। और फिर सैम को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि सी बर्मन का हार्ट स्टॉप हो गया था, लेकिन उसे एक लड़के ने CPR देकर फिर से ज़िंदा कर लिया। और शायद इसी तरह सी बर्मन को किलर से छुटकारा मिला होगा। और फिर ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर निक हमें दिखता है कि वो एक घर में लेटर छोड़ता है जिसमें लिखा है इट्स हैपनिंग अगेन, कि ये फिर से हो रहा है। और दूसरे और ये पांचों चले जाते हैं मॉल पर, जहाँ साइमन कुछ ड्रग्स सैम को देता है ताकि उसका हार्ट स्टॉप हो जाए और डीना उसे वापस एड्रेनलिन इंजेक्शन से ज़िंदा कर ले। और ये बाकी सब सैम का खून अपने कपड़ों में लगाकर किलर्स को सैम से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। और सभी किलर्स भी आ जाते हैं, और यहाँ डीना सैम को ड्रग्स देना शुरू कर दे रही थी ताकि उसका हार्ट स्टॉप हो जाए। कि तभी स्कल मॉस वाला डीना और सैम को मारने ही वाला होता है कि केट उस पर आग से हमला कर देती है। और फिर
डीना और सैम वहाँ से भाग जाते हैं और केट भी छुप जाती है, लेकिन स्कल मॉस वाला केट को पकड़ लेता है और उसे नाइफ से स्टैब करके ग्राइंडर पे उसका सिर पीस पीस कर देता है, जिससे केट की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सैम का हार्ट स्टॉप नहीं हो रहा था, तो डीना फिश टैंक पे सैम को डुबाकर हार्ट स्टॉप कर रही थी। यहाँ जॉश के पीछे कुल्हाड़ी वाला पड़ गया था, लेकिन वो बचकर भाग निकला और साइमन के पीछे रूबी लेन पड़ जाती है, पर साइमन चाकू से उस पर हमला करके भाग जाता है। और फिर साइमन और जॉश देखते हैं कि केट मर चुकी है और पीछे से कुल्हाड़ी वाला सैमुअल पर कुल्हाड़ी दे मारता है, जहां उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये किलर जॉश को भी मारने ही वाले होते हैं कि तभी सैम का हार्ट स्टॉप हो जाता है और सभी किलर गायब हो जाते हैं। और फिर जॉश और डीना सैम को एड्रेनलिन के इंजेक्शन से ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ देर बाद सैम वापस ज़िंदा हो जाती है और फिर ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर निक इन तीनों से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन ये तीनों पुलिस ऑफिसर को किलर्स के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। और फिर ये तीनों डीना, सैम और जॉश घर चले जाते हैं, जहाँ जॉश अपने कमरे में होता है और सैम और डीना दूसरे कमरे में। तभी टेलीफोन रिंग करने लगता है, जिसे पिक करते ही दूसरी तरफ होती है कैंप नाइटविंग इंसिडेंट से बचने वाली सी बर्मन, जो कहती है कि किलर्स अभी नहीं रुकेंगे। तभी डीना के पीछे सैम होती है, जो डीना के ऊपर चाकू से हमला करती है, लेकिन डीना किसी तरह सैम को टेलीफोन वायर से बांध देती है और सैम को देखकर लगता है कि उसे किसी ने पॉजेस कर लिया है। और हमें एंडिंग सीन में ये दिखाया जाता है कि जॉश और डीना सी बर्मन के घर में होते हैं, जहाँ सी बर्मन इन्हें कैंप नाइटविंग 12 जुलाई 1978 के बारे में बताती है। और फिर ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाता है।